आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं गणित में बहुपदों का गुणनखंड की जो भी दिए गए बहुपद हैं उसमें हम उसको गुणनखंड किस प्रकार करें। तो गुणनखंड को जानने के लिए सबसे पहले हम एक संख्यात्मक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि मान जाए हमने एक संख्या लिया 6। 6 को हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 2 गुणित 3, जहाँ पे 2 और 3 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। अर्थात संख्यात्मक रूप में अगर हम गुणनखंड की बात करते हैं तो दिए गए संख्या को हम गुणा के रूप में दो अलग अलग अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 और 3 दोनों ही 6 का गुणनखंड है। इसी प्रकार अगर हम 12 की बात करें तो 12 को हम लिख सकते हैं 4 तिया 12, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि 4 अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं। 2 दूनी 4 और ये 4 तिया 12। चाहे तो हम इसे 6 दूनी 12 भी लिख सकते हैं और साथ में 6 को आगे बढ़ा देने से 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये अगला 2, तो 3 दूनी 6 और ये 6 दूनी 12 हो गया। इस प्रकार 12 को हम उसके गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं और ये 2 2 3 इसका गुणनखंड हो जाता है। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो स्वयं से और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा और एक के अलावा अन्य किसी संख्याओं से विभाजित नहीं होती, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हम 2 की बात करें, ये 2 केवल 2 से ही भाग जाएगा या फिर 1 से जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर हम 4 की बात करें तो 4 2 से भी भाग जाएगा, स्वयं 4 से जाएगा, 1 से जाएगा, इसलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं है। इसको हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना पड़ता है। उभयनिष्ठ विधि को समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है 12x धन 4x²। यहाँ पे इसको हमको कॉमन निकालना है, उभयनिष्ठ निकालना है कि इन दोनों पदों में क्या क्या कॉमन है, क्या हम बाहर निकाल सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम 12 को गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 4 तिया 12 गुणित x और ये धन 4 गुणित x गुणित x के रूप में लिख सकते हैं। अब इन दोनों पदों में हमको देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें दोनों में कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 और यहाँ पर भी 4 है, यहाँ x और यहाँ पर भी x है, मतलब इन दोनों पदों से दो चीज़ें बाहर आ रही हैं, 4 और x। तो हम बाहर निकाल देते हैं 4x और हमारे पास जो बच जाएगा उसको हमको ब्रैकेट में रखना है। पहले पद में बच गया 3 धन और दूसरे पद में बच गया 1 x। तो इस प्रकार देखिए 4x गुणित 3x ये हमको गुणनखंड प्राप्त हो गया है उभयनिष्ठ। दूसरा विधि सर्वसमीका विधि है। सर्वसमीका आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं। पहला सर्वसमीका है बीजगणित का, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा सर्वसमीका है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। और तीसरा सर्वसमीका है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी गुणित a माइनस बी। तो इन तीनों की सहायता से दिए गए बहुपदी व्यंजक को हमको गुणनखंड के रूप में निकालना है। और सर्वप्रथम हमको देखना है कि क्या वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तभी हम उसको अलग अलग गुणनखंड के रूप में बना सकते हैं। तो चलिए इसके लिए सबसे पहला जो हमारा सर्वसमीका है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उससे संबंधित एक हम एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। तो पहला इसको पहले सर्वसमीका विधि से हम तुलना करते हुए इसको आगे हमको हल करना है। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, ताकि 2 दूनी 4 हो जाएगा। हमेशा ध्यान देंगे इसको सर्वसमीका विधि के रूप में जमाने के लिए, सेट करने के लिए हमको हमेशा ध्यान देना है कि उसका पिछला वाला पद जब भी हम करें तो पुराना हमको प्रश्न ही मिलना चाहिए। जैसे कि 2 दूनी 4x²। अगला फार्मूला में हमारा होता है 2ab। तो सबसे पहले हम 2 बाहर निकाल लेंगे। अब a हमने डिसाइड कर लिया है 2x को, तो हम यहाँ पे 2x ले लेते हैं, तो ये आपका हो गया 2a। अब b हमारा क्या होना चाहिए, बस यहीं पर एक विचार करना है कि b हमारा क्या होना चाहिए। ये 2 फार्मूले से हमने लिया और a ऑलरेडी हम इसको मान चुके हैं 2x को। अब b क्या आना चाहिए, तो देखिए गुणा करके देखिए 2 दूनी 4। अब 4 में हम क्या गुणा करें कि हमको ऊपर वाला जो मध्य वाला पद है 20 मिल जाए। तो 2 दूनी 4 और 4 में हम क्या गुणा कर देंगे, 5 गुणा कर देंगे। तो देखिए ये 20x मिल जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 5, 4 पंचे 20x धन b की जगह हमारा 5 आया है, ऑलरेडी हमको हमारे पास 25 है,
तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। इस प्रकार ये जो पहला सर्वसमीका है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से अगर हम तुलना करें तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। बी अगर आप ज्ञात नहीं कर पाते हैं तो बी यहाँ से भी पहले हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, 5 की स्क्वायर कर देंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि बी की जगह में 5 आएगा। इस प्रकार ए की जगह 2x है, तो देखिए इसमें बाएं से हम दाएं गए हैं, इसमें हमको उल्टा चलना है, दाएं से बाएं आना है। तो ए की जगह ये क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए की जगह में है 2x धन और बी की जगह हमारा आ जाएगा 5 का घात 2। इस प्रकार ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये हमको सर्वसमीका नंबर पहला मिल गया। अब चूंकि ये घात 2 है तो घातांक नियम से इसको 2 बार गुणा करके लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 5। इस प्रकार 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 का जो गुणनखंड होगा वो 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 5 हो जाएगा। अगला इसी के रूप में एक और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं जो कि दूसरे सर्वसमीका को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके लिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। इसका हमको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए चूंकि यहाँ पे माइनस है तो जाहिर सी बात है हम दूसरा सर्वसमीका यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम a से तुलना करके x को हम a मान लेते हैं माइनस, अब b क्या आने वाला है उसके लिए हम पहले हम 9 को देख लेते हैं कि 9 कैसे वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है। तो 9 ये हमारा हो जाएगा 3 का वर्ग। मतलब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको मिल चुका है, माइनस 2ab को हमको सेट करना है। तो फार्मूले में होता है 2 हमने ले लिया इंटू ए को हम मान चुके हैं x और b को हम मान चुके हैं 3। तो यहाँ पे देखिए गुणा करके देखिए 2 3 6x, तो हमको पुनः 6x मिल जा रहा है। इस प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस 2x3 प्लस 3 स्क्वायर ये जो है दूसरे सर्वसमीका को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो जाएगा ए की जगह आ जाएगा हमारा x माइनस बी, ए माइनस बी की जगह में आ जा रहा है 3 का ये होल स्क्वायर। इस प्रकार घात 2 है, इसको गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अगला जो तीसरा नंबर का जो सर्वसमीका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लिया हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब एक्स स्क्वायर माइनस 16 देखिए इसको लिखने का ढंग कैसे करेंगे, तीसरा सर्वसमीका को ध्यान में रखते हुए इसको हम लिख दिए एक्स स्क्वायर माइनस 16 को हम लिख सकते हैं 4 का घात 2। 4 को 2 बार गुणा करेंगे 4 चौक 16 मिल जाएगा। अब तीसरे सर्वसमीका से तुलना कीजिए, ए की जगह में हमारे पास x है और b की जगह में हमारे पास 4 है। तो इसको एक बार जोड़ के और एक बार घटा के लिख देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक गुणनखंड हमको प्राप्त हो जाएगा जो कि तीसरा सर्वसमीका है। तो ये हो जाएगा x प्लस 4 और x माइनस 4। द्विघाती बहुपद अर्थात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में जो बहुपद होंगे उनके मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करने की विधि हमको देखना है। ध्यान देंगे द्विघाती बहुपद वाले पद में ही हम मध्य पद को तोड़ सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले फॉर्म में। तो आइए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल कि इसको किस प्रकार हल करना है। तो सर्वप्रथम हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसका हमको मध्य पद को तोड़कर स्प्लिटिंग मेथड से इसका हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसको जानने के लिए हम सर्वप्रथम ध्यान देंगे ये जो हमारा रूप है ये द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे हम इसको तुलना कर लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6। तो इसको तुलना करने पे हमको मिलता है ए की जगह देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 1 है, एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पे ए है तो ए का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स का गुणांक बी है और यहाँ पे एक्स का गुणांक 5 है तो बी का मान 5 हो जाएगा। और यहाँ पे सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जगह हमारा सी 6 है, ये हमारा 6 हो जाएगा। तो मध्य पद को तोड़ना है तो इस बहुपद में देखिए मध्य पद हमारे पास है 5x को तोड़कर इसका हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसको तोड़ने के लिए एक छोटा सा नियम आपको ध्यान में रखना है कि दो संख्याएं हमको इस प्रकार लेना है कि अगर उसको हम जोड़ें
तो उसके मध्य पद के बराबर हो। अर्थात मान लिया हमारे पास दो संख्याएं कैपिटल ए और कैपिटल बी है, यदि हम उनको जोड़ें तो किसके बराबर हो, 5 के बराबर हो, मतलब x के गुणांक के बराबर हो, x के गुणांक। ध्यान देंगे यहाँ पे x वाले दो पद हैं, एक x² है और एक केवल x है, तो x के गुणांक के बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे x का गुणांक है 5, दो संख्या लेंगे, दोनों को जोड़ने पर x के गुणांक के बराबर होना चाहिए। और इन्हीं दो संख्याओं को यदि हम गुणा करें तो x² के गुणांक और c के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, अर्थात a इंटू सी होना चाहिए और ये हमारा b होना चाहिए, a इंटू सी। तो यहाँ पे देखिए ये जो बहुपद दिया हुआ है x² प्लस 5x प्लस 6 में a की जगह हम कितना है 1 है, इंटू सी की जगह हम कितना है 6 है, अर्थात 6 एकम 6। अर्थात दो संख्याएं ऐसी लेनी है जिनका गुणनफल 6 हो और उन दोनों को जोड़ने पे हमको क्या मिले, 5 मिले। यदि ये दो संख्याएं हम ज्ञात कर लेते हैं तो इसके मध्य पद को हम आसानी से तोड़कर इसका गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अब वो दो संख्याएं क्या क्या होंगी, उनके लिए हमको किस बात पे विचार करना है। ये जो दो संख्याओं को गुणा करने पर 6 मिल रहा है, इस 6 का हम गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं कि 6 किन किन संख्याओं को गुणा करने पे प्राप्त होता है। तो संभावित क्या क्या हो सकता है, ये हो गया आपका 6 एकम 6 हो गया, और 6 को और क्या लिख सकते हैं हम, 2 तिया 6 लिख सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक और संभावना है, 6 को हम लिख सकते हैं ऋण 2 गुणित ऋण 3, 2 तिया 6 और ऋण का गुणा धन होके 6 हो जाएगा। अब इन तीनों में से हमको देखना है कि किसको जोड़ने पे 5 आए और किसको गुणा करने पर भी 6 आ जाए, उन्हीं दो को गुणा करने पे 6 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए यदि हम 2 और 3 को गुणा करते हैं तो 6 आ रहा है, और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो धन 5 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और है, 2 और 3 को गुणा करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन ऋण 2 और ऋण 3 को जोड़ते हैं तो हमको मिलेगा ऋण 5। तो ना तो हम इसको ले सकते हैं और ना ही हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा। तो हमारे पास एक पद बचता है, वो है 2 और 3। तो ये जो हमारा प्रश्न है x² प्लस 5x प्लस 6, इसको किस प्रकार मध्य पद को तोड़ेंगे, वो जो दो संख्याएं होंगी 2 और 3 होंगी। तो आगे देखिए x² प्लस 5x को हम कैसे लिख सकते हैं, 2x धन 3x। देखिए यहाँ पे 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5x हमको प्राप्त हो जाएगा, और ये जो हमारा 6 है जिसको हमको गुणा के रूप में लिखना है, ये हो जाएगा 2 तिया 6। अब इसमें 2 की जोड़ी बना देना है। 2 की जोड़ी बनाने के बाद जो चीज़ उन दोनों से कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो इन दोनों में देखिए x बाहर आ रहा है, तो हो जाएगा यहाँ पे एक x बचेगा, यहाँ से x निकल जाने पे यहाँ बच जाएगा 2 धन। इन दोनों पदों में देखिए क्या चीज़ कॉमन है, ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, बाहर आ रहा है, हम बाहर निकाल देते हैं। यहाँ बच जाएगा x, यहाँ पे बच जाएगा 2। अब देखिए हमारे पास 2 पद और हो गए, ये एक पद है और ये पूरा एक पद है। यहाँ पर भी x + 2 उभयनिष्ठ है, x + 2 बाहर निकाल देते हैं, तो हमारे पास बच जाएगा x + 3। तो इस प्रकार ये जो हमको मिला x + 2 इंटू x + 3 दिए गए बहुपद x² प्लस 5 प्लस x प्लस 6 का गुणनखंड है, जो कि मध्य पद को तोड़कर हल किया गया है। ये इसका गुणनखंड प्राप्त हो गया। अगला एग्जाम्पल द्विघाती बहुपद का एक और लेकर चलते हैं। x² प्लस x माइनस 12 का मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड विधि से मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना है। तो उसके लिए सर्वप्रथम x² प्लस x माइनस 12 में हम ABC डिफाइन कर लेते हैं। तो हमारा जो इसके पहले जो मैंने हल किया, इसको गुणनखंड करने के लिए हमको इस मध्य पद को तोड़ना है, x को तोड़ना है। उसके लिए दो संख्याएं a प्लस b हमको इस प्रकार लेना है कि उसका मान x के गुणांक के बराबर हो। तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक कितना है, 1 है, x का गुणांक मध्य पद को हमको तोड़ना है। और इन्हीं दो संख्याओं को अगर हम गुणा कर दें तो x² का गुणांक मतलब a और c, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे x² गुणांक है 1 और यहाँ पे c का मान है ऋण 12, अर्थात ऋण 12। तो दो संख्याएं हमको ऐसा सेलेक्ट करना है कि उनको जोड़ें तो 1 मिले, और उन्हीं दो संख्याओं को गुणा करें तो कितना होना चाहिए, ऋण 12 होना चाहिए। तो वो दो संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम
ऋण 12 को ही ध्यान देंगे, जिनको गुणा करने पे जो गुणनफल मिलता है उसको ध्यान देंगे। तो ऋण 12 प्राप्त करने के क्या क्या संभावित तरीके हो सकते हैं उस पर हम विचार करते हैं। तो देखिए, इसको ऋण 12 को गुणनखंड के रूप में ऋण 12 गुणित 1 लिख सकते हैं। 12 गुणित ऋण 1 लिखेंगे तब भी ऋण 12 मिलेगा। अगला है ऋण 6 गुणित 2 लिखेंगे तब भी ऋण 12 आएगा, 6 दूनी 12, या इसको 6 गुणित ऋण 2 करने पे भी ऋण 12 मिलेगा। अगला ऋण 4 गुणित 3 करने पे ऋण 12 मिलेगा, या फिर 4 गुणित ऋण 3 करने पे भी ऋण 12 मिलेगा। तो हमारे पास संभावित जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 प्रकार से मिलेंगे। अब इसमें से हमको चॉइस करना है कि वो कौन सी संख्या होंगे जिनको जोड़ने पर 1 आए और उन्हीं को गुणा करने पर ऋण 12 आए। तो गुणा करने पर तो ये सभी ऋण 12 दे रहे हैं, लेकिन क्या जोड़ने पे 1 आ रहा है, इसको हमको ध्यान देना है। तो इसी में हम आगे इसको हल करके देखते हैं। ऋण 12 धन 1 करेंगे तो देखिए ऋण 11 मिलेगा, क्योंकि बड़ी राशि के सामने माइनस है, मतलब ये घटेगा। ऋण 11, यहाँ से देखिए 12 ऋण 1 करेंगे तो ये 11 मिल जाएगा। अगला, अगर हम ऋण 6 धन 2 करते हैं तो ये ऋण 4 मिलेगा। अलग अलग संख्याएं, मतलब ये घटना ही है, और बड़ी राशि के सामने माइनस है तो ये -4। अगला 6 - 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अगला देखिए ऋण 4 धन 3 करेंगे तो ऋण 1 मिलेगा। अगला 4 ऋण 3 करने पे हमको 1 मिल रहा है। तो 4 और ऋण 3 ही दो ऐसी संख्या हैं जो हमारे इन दोनों नियम को सेटिस्फाइड करता है, दोनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करता है कि जोड़ें तो 1 मिले, 1 मिल गया, और उनको गुणा करें तो ऋण 12 मिले, और ये ऋण 12 का ही गुणनखंड है। तो वो दो संख्याएं जो हमको चुनना है वो दो संख्याएं होंगी 4 ऋण 3। तो अब इसको लिखने का जो ढंग होगा उसको हम किस प्रकार लिखेंगे, तो चलिए प्रश्न को एक बार रिपीट करते हैं। x² प्लस x माइनस 12 मध्य पद को तोड़ना है। तो इस मध्य पद को तोड़ने के लिए हम 4 और ऋण 3 को यहाँ पे सेलेक्ट कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा 4 हमारा धनात्मक है तो धन 4x, और 3 ऋणात्मक है तो ऋण 3x। और इसको हल करके एक बार देख भी सकते हैं, 4 में अगर 3 हम घटा देते हैं तो 1x बचेगा, मतलब हम सही हैं, ऋण 12। अगला x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणित 3। अब यहाँ पे हम दो का इस प्रकार जोड़ी बना देंगे और देखेंगे दोनों में क्या क्या उभयनिष्ठ आ रहा है। इन दोनों में x कॉमन है तो x निकालेंगे तो यहाँ पे 1x बच जाएगा, यहाँ बचेगा 4। इन दोनों में देखिए ऋण भी कॉमन है। हमेशा ध्यान देंगे कि पहले जोड़ी में जो उभयनिष्ठ बचता है अगले जोड़ी में भी वही पद बचने चाहिए। तो इसमें से हम क्या निकालेंगे, -3 निकाल देंगे। तो माइनस निकाले हैं तो यहाँ पे +x बचेगा, यहाँ भी माइनस निकाले हैं तो यहाँ पर भी प्लस बचेगा, और ये आपका x + 4 हो जाएगा। ध्यान देंगे जब हम ऋण गुणा करते हैं तब भी चिन्ह बदलता है, और ऋण उभयनिष्ठ निकालते हैं तब भी चिन्ह बदल जाता है, ऋण का धन और धन का ऋण हो जाता है। अब देखिए इन दोनों में x + 4 है, x + 4 पुनः बाहर निकाल देते हैं तो हमारे पास बच जाएगा x - 3। इस प्रकार हमको इसका जो गुणनखंड मिल गया द्विघाती बहुपद के मध्य पद को तोड़कर।